ये यूनिट 2 है शैक्षिक तकनीकी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको बताया गया है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। देखिए, संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। संप्रेषण क्या है? शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। कम्युनिकेशन क्या है? शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। लैटिन भाषा किससे बना है? कम्युनिस्ट से बना है। लैटिन भाषा कम्युनिस्ट से बना है। इसका अभिप्राय है कॉमन या सामान्य। इसका क्या अभिप्राय है? कॉमन या सामान्य। देखिए, ये कम्युनिस्ट से बना हुआ है। कौन? संप्रेषण। कम्युनिस्ट कैसा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। लुगिस एवं वीगल के अनुसार संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों अथवा वृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। ये लुगिस और वीगस है। मान लीजिए कोई आदमी है, भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, ठीक है, या किसी को सूचना दे रहा है, निर्देश दे रहा है, नियम बता रहा है, ठीक है, या निर्णय दे रहा है, तो वो क्या करेगा? दूसरे जो उसको सुनेंगे उनके विचारों, मतों और वृत्तियों को क्या लाएगा? परिवर्तन लाएगा, जिससे वो मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इन्होंने लुगिस और वीगल के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। अब एडगर डेले ने भी अपना एक डिफिनीशन दिया था। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड फीलिंग इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड फीलिंग इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। किसका है? एडगर डेल का है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कच्चा कच्छ संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। कच्चा कच्छ संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। अब देखिए, पहला क्या है? कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स। संप्रेषण संदर्भ, इसमें कई चीज़ आते हैं। जैसे पहला आ गया भौतिक संदर्भ, जैसे स्कूल हो गया, शिक्षण जिसमें शिक्षण कक्ष हो गया जिसमें शिक्षा दी जाती है। भौतिक संदर्भ में स्कूल और शिक्षण मतलब वो प्रत्यक्ष होता है ना, इसीलिए। सामाजिक संदर्भ क्या होता है? कक्षा या विद्यालय का वातावरण। सामाजिक संदर्भ मतलब अलग अलग विद्यालय से बच्चे आते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया? कक्षा या विद्यालय का वातावरण एक सामाजिक संदर्भ बोला गया। मनोवैज्ञानिक संदर्भ औपचारिक अनौपचारिक होगा, जिसे पढ़ाया जाएगा, अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक संदर्भ हो गया। समय संदर्भ, दिन का समय की अवधि, मतलब समय, दिन का समय या समय की अवधि होगी फिक्स, या दिन का समय में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है। संप्रेषण का संदर्भ में 4 आते हैं: भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, समय संदर्भ। अब उसके बाद संप्रेषण का कक्षा का संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व में दूसरा है संदेश का स्रोत। कहाँ से संदेश आ रहा है? मैसेज कहाँ से आ रहा है? संदेश का किसके थ्रू आ रहा है? कौन भेज रहा है? संदेश मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है? मैसेज, संदेश। तीसरा है संदेश, उसमें क्या है मैसेज में? संप्रेषण का माध्यम किसके थ्रू है? मोबाइल के थ्रू है? किसके थ्रू है? चिट्ठी के थ्रू है? किसके है संप्रेषण का माध्यम? संकेत या प्रतीक, सिंबल, उसमें लिखे गए सिंबल है, फिगर बना हुआ है या अक्षर लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, ये संकेत प्रतीक हो जाएगा। एनकोडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग। एनकोडिंग एक मतलब लिखने का वो होता है, डिकोडिंग उसको पढ़ने का। देखिए, एनकोडिंग लिखेगा, डिकोडिंग पढ़ेगा। एनकोडिंग डिकोडिंग हो गया। पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण फीडबैक देंगे, मतलब फीडबैक होता है ना, ठीक है भेज दी, अच्छी बात है, देख लूँगा, ये ऐसे फीडबैक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उस संदेश को रिसीव करते हैं, संदेश को ग्रहण करते हैं। तो इसमें 9 है। पहला है देखिए संप्रेषण संदर्भ, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट है जो भौतिक हो सकता है, सामाजिक संदर्भ हो सकता है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ होता है, समय संदर्भ में हो सकता है। संदेश का प्रतीक होगा, दूसरा संदेश होगा, संप्रेषण का माध्यम होगा, संकेत या प्रतीक होगा, एनकोडिंग डिकोडिंग और पृष्ठपोषण और संदेश ग्रहण करता है। इसमें से आप आराम से इतना याद रहेगा तो 1 पेज 1.5 पेज आराम से लिख लेंगे। चलिए, कक्षा कक्ष संप्रेषण के सिद्धांत। तो देखिए इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, ये भी पूछ सकता है। तो पहला सिद्धांत तत्परता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेडनेस, तत्परता का सिद्धांत। कक्षा कक्ष संप्रेषण के सिद्धांत, पहला तत्परता का सिद्धांत। सक्षमता का सिद्धांत, सक्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपेटेंसी, प्रिंसिपल ऑफ कंपेटेंसी। और तीसरा है आपका संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल।
चौथा है अंतःक्रिया सिद्धांत, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। पांचवा है संप्रेषण माध्यम की उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। संप्रेषण माध्यम की उपयोगिता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, प्रभावी कारकों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव फैक्टर्स। तो देखिए कितने हैं, पहला तत्परता का सिद्धांत, दूसरा सक्षमता का सिद्धांत, तीसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा संप्रेषण सामग्री की उपयोगिता का सिद्धांत, पांचवा संप्रेषण माध्यम की उपयोगिता का सिद्धांत, और छठा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और सातवां है पृष्ठपोषण का सिद्धांत, आठवां है प्रभावी कारकों का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हैं, कच्चा कच्च संप्रेषण के सिद्धांत है। पहले तत्परता का सिद्धांत होगा, सक्षमता का सिद्धांत होगा, संप्रेषण सामग्री की उपयोगिता का सिद्धांत होगा, अंतःक्रिया होगी जो उनके बच्चों में होगी, संप्रेषण माध्यम की उपयोगिता का सिद्धांत होगा, कौन से माध्यम से क्या हो रहा है, ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत होगा, पृष्ठपोषण का सिद्धांत होगा, प्रभावी कारकों का सिद्धांत होगा। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य घटक। यूनेस्को के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य घटक, पहला है लक्ष्य या व्यवहार आधारित उद्देश्य। लक्ष्य होना चाहिए, व्यवहार आधारित मतलब कैसा व्यवहार है उसके आधारित उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों की विशेषताओं का विश्लेषण होना चाहिए, जो शिक्षार्थी हैं उनकी विशेषताओं का विश्लेषण करना चाहिए, चर्चा करनी। पाठ्य वस्तु का चयन और संगठन, पाठ्य वस्तु का चयन और संगठन होना चाहिए। ये सब किसके हैं, यूनेस्को द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। देखिए लक्ष्य या व्यवहार आधारित उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थियों का विशेषताओं का विश्लेषण होना चाहिए, पाठ्यवस्तु का चयन और संगठक होना चाहिए, संचार माध्यमों का चुनाव, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि होना चाहिए। कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग होता है, मतलब जो संप्रेषण को प्रभावी ढंग से प्रभावी और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ माध्यम का यूज करते हैं, जैसे श्रवण माध्यम, ऑडियो मीडिया का यूज करते हैं, ऑडियो मतलब सुनकर, और दृश्य माध्यम विजुअल मीडिया मतलब दिखाकर। तो देखिए ऑडियो मतलब सुनकर और विजुअल मतलब दिखाकर, तो ये क्या हो गया, श्रव्य माध्यम हो गया, दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑडियो विजुअल मीडिया। तो इसमें टेलीविज़न सुनते भी हैं देखते भी, ये आ जाएगा। टेप रिकॉर्डर क्या आ जाएगा, ऑडियो में आ जाएगा, ठीक है। और दृश्य सामग्री विजुअल कोई चीज़ है, जैसे चार्ट पेपर हो गया, ये सब चीज़ क्या है देख के कर रहे हैं। जनसमूह माध्यम, मास मीडिया, तो ये चारों क्या है, कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, श्रव्य माध्यम का, दृश्य माध्यम का, श्रव्य दृश्य माध्यम का, जनसमूह माध्यम का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। डॉक्टर कुमार 1996 ने संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया है। देखिए संप्रेषण में बाधाएं, भौतिक बाधाएं, पहला है भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स, जैसे शोर से होगा, भौतिक में क्या होगा, शोर होगा, अदृश्यता होगी, साफ दिखाई नहीं देगा, वातावरण एवं भौतिक असुविधाएं होगी, खराब स्वास्थ्य होगा, ध्यान का केंद्रित न होना, ये सब भौतिक बाधाएं आ जाएंगी। भौतिक मतलब शोर, कहीं शोर सुनाई देगा तो नहीं सुनाई देगा, अदृश्यता, साफ दिखाई नहीं देगा तब भी, ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक है। वातावरण एवं भौतिक असुविधाएँ, खराब स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ सही नहीं रहेगा, फिर भी क्या होगा, संप्रेषण में बाधा आएगी। ध्यान का केंद्रित न होना, मान लो ध्यान इधर उधर भंग होगा तो हम जो चीज़ सुनना होगा उसे ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। भाषा की बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर में क्या आ जाएगा, आडंबर, कुछ भी अस्पष्ट शब्द, सही से बोलना नहीं, ठीक है, अनावश्यक शब्द मतलब उसी में अनावश्यक शब्द बोलने लगना, शब्दों को चबा कर बोलना, मतलब उसी में दांत मीस के या खींच खांच के बोलना, गलत उच्चारण, सही से प्रोनाउंसिएशन ना करना, ये गलत उच्चारण हो जाएगा। अस्पष्ट ग्राफिक और संकेत, मतलब जो भी फिगर वगैरह बना होगा जिसको दिखाना होगा वो सही से नहीं होंगे, तो ये भाषा की बाधाएं हो जाएंगी, लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर, इसमें पूर्वाग्रह होता है, अरुचि मतलब रुचि न लेना, ध्यान से न देखना या ध्यान न दे सकना, गलत प्रत्यक्षीकरण मतलब गलत ध्यान दे देना, अलाभकर हो गया, अलाभकर अनुभव, जरूरत से अधिक चिंता करेंगे तो मनोवैज्ञानिक ये बाधाएं आ जाएंगी। तो बाधाएं इन्होंने मतलब 4 मुख्य रूप से दिया है, भौतिक बाधाएं, भाषा की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। एक बाधा और है पृष्ठभूमि की बाधाएं, बैकग्राउंड बैरियर,
पूर्व अधिग्रहण, सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्व कार्य स्थिति एवं पूर्व कार्य का वातावरण। संप्रेषण में देखिए ये भी चौथा है, पृष्ठभूमि की बाधाएं, बैकग्राउंड बैरियर, तो ये इसमें सीक्वेंस भी दे देगा। पहला कौन सा है, तो भौतिक बाधाएं हो गया या भाषा की बाधाएं हो गया और मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो गया, और चौथा आपका पृष्ठभूमि की बाधाएं हो गया। तो सीक्वेंस में भी दे सकता है या 3 दे देगा, एक गलत वाला दे देगा, तो चुनना होगा कौन सा गलत है। संप्रेषण में विभिन्न अवरोधक या व्यवधान। अब देखिए संप्रेषण में विभिन्न अवरोधक, अवरोधक मतलब रुकावट, संप्रेषण में जो कम्युनिकेशन में उसमें कुछ रुकावट पैदा हो गया तो शोर से रुकावट होगी, भाषा की रुकावट हो सकती है, सही से भाषा ना आए तो, ठीक है। पूर्व अनुभव, जो हमारा अगर पूर्व अनुभव नहीं होगा तो आगे की चीज़ें सही से सीख नहीं सकते। चौथा है संवेग और भावनाएं, हमारा संवेग भावनाएं किस तरह का भावना है, संवेग क्या है। परिस्थितिक संदर्भ, जो परिस्थिति के मतलब संदर्भ कैसी वहाँ का वातावरण है। नियोजन का अभाव, अर्थ विकृति, संचार और दुर्बल धारण शक्ति से हानि, अस्पष्ट अवधारणाएं, बुरी तरह से अभिव्यक्ति संदेश, दुर्बल श्रवण और समय से पूर्व मूल्यांकन, तो ये सब क्या है, अवरोध है, व्यवधान है। शोर, भाषा, पूर्व अनुभव, संवेग तथा भावनाएं, पारिस्थितिक संदर्भ, नियोजन का अभाव, अर्थ विकृति, संरक्षण और दुर्बल धारण शक्ति से हानि, अस्पष्ट अवधारणाएं, बुरी तरह से अभिव्यक्ति संदेश, दुर्बल श्रवण और समय से पूर्व मूल्यांकन। चलिए, एक अन्य विद्वान के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को अग्र 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्ग में विभाजित किया है, 3। कौन, देखिए कुमार जी ने तो 4 बताए थे, भौतिक बाधाएं था और मनोवैज्ञानिक था और लैंग्वेज का था और पृष्ठ पोषण का था, ये सब 4 बताए थे। इन्होंने बताया अन्य विद्वानों के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला क्या है, संप्रेषण प्रेषणकर्ता से संबंधित बाधाएं। संप्रेषण प्रेषणकर्ता जो संदेश भेजेगा या संप्रेषण बोलेगा वो क्या है, उससे संबंधित बाधाएं। संदेश प्रसारण संबंधित, अब संदेश कैसे आ रहा है हमारे तक, ठीक है, जो माध्यम होगा उससे संबंधित बाधाएं होगी, संदेश प्रसारण संबंधित बाधाएं। संप्रेषण प्राप्तकर्ता से संबंधित, अब मान लीजिए मैं संप्रेषण प्राप्त करता हूँ तो मेरे में जो थ्रू जो बाधाएं होंगी वो क्या होगी, संप्रेषण प्राप्तकर्ता से संबंधित बाधाएं। 3 तरह, संप्रेषण प्रेषणकर्ता से संबंधित बाधाएं, संदेश प्रसारण से संबंधित बाधाएं और संप्रेषण प्राप्तकर्ता से संबंधित बाधाएं। तो इस तरह 3 तरह की बाधाएं होती हैं। चलिए, शिक्षण, टीचिंग से तात्पर्य सीखना होता है। शिक्षण मतलब टीचिंग से तात्पर्य सीखना है। गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। तो देखिए शिक्षण के द्वारा दूसरे के व्यवहार में ही परिवर्तन आता है, ठीक है, तभी शिक्षा दी जाती है। तो याद रखिएगा, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है, गेज के अनुसार। रायंस के अनुसार दूसरे को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। दूसरे को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन आकस्मिक व्यय का क्रम है। शिक्षण पुनर्वलन आकस्मिक व्यय का कारण है। स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। जेम्स एम थाइन के अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाता है। परिवर्तन की 2 लोग सीधे सीधे बात कर रहे हैं, क्लार्क महोदय और पहला गेज ने। और देखिए क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन, यहाँ सीधे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इन्होंने कहा था, गेज ने, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसके उद्देश्य से दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन। तो देखिए गेज ने दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन कहा है, जबकि क्लार्क ने कहा है छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। किससे? कम्युनिकेशन से, ठीक है, मतलब शिक्षण से। चलिए, जेम्स एम थाइन के अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। सीखने में वृद्धि करना का मतलब क्या है? समस्त शिक्षण का अर्थ यही है, सीखने में वृद्धि करना। जेम्स एम थाइन के अनुसार। स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। निर्देशित क्रिया है क्या? निर्देशित क्रिया किसने कहा था? स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है।
अब देखिए, स्किनर ने शिक्षण पुनर्वलन आकस्मिक व्यय का क्रम है। आकस्मिक व्यय का क्रम किसने कहा था? स्किनर ने। शिक्षण पुनर्वलन आकस्मिक व्यय का क्रम है। रायंस के अनुसार दूसरे के सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है, रायंसन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। योकम तथा सिम्पसन ने अच्छे शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन किया है। पहला, अच्छा शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शक की योग्यता होती है। अच्छा शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है। दूसरा, अच्छा शिक्षण दया व सहानुभूतिपूर्ण होती है। अच्छा शिक्षण सहयोगी होती है। अच्छा शिक्षण सुझावात्मक होती है। अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक होती है। अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होती है। अच्छा शिक्षण सुनियोजित होती है। अच्छा शिक्षण बालक के अनुभवों को मान्यता देती है। अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होती है। अच्छा शिक्षण कठिनाइयों का निदान करती है। अच्छा शिक्षण उपचार पूर्ण होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक के अनुभवों को मान्यता देती है। तो देखिए, अच्छा शिक्षण के बारे में शिक्षण की विशेषता यही है। अच्छा शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शक की योग्यता होती है, मतलब किस योग्यता रहेगी तभी ना वो सीख पाएगा जल्दी जल्दी। अच्छा शिक्षण दया व सहानुभूतिपूर्ण होती है। अच्छा शिक्षण सहयोगी होती है। अच्छा शिक्षण सुझावात्मक होती है। अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक होती है। अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होती है। अच्छा शिक्षण सुनियोजित होती है। अच्छा शिक्षण बालक के अनुभवों को मान्यता देती है। अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होती है। अच्छा शिक्षण कठिनाइयों पर निदान करता है। अच्छा शिक्षण उपचारपूर्ण होती है। अच्छा शिक्षण शिक्षक के अनुभवों को मान्यता देती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अच्छा शिक्षण आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। अच्छा शिक्षण ज्ञान का मूल्यांकन करता है। अच्छा शिक्षण रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का विकास करता है। तो ये भी याद रखिए, 15 से 7-8 भी याद रहेगा तो आप आराम से 1.5 पेज लिख लेंगे। शिक्षण के तत्व 3 तत्व हैं, शिक्षण, विद्यालय, समाज। शिक्षण, विद्यालय, समाज, ये ग्राफ याद कर लीजिएगा। पहले शिक्षण होगा, फिर विद्यालय होगा, फिर समाज होगा। ये भी अधिगम, देखिए अनुदेशन है, अनुदेशन के अंदर है किसके? शिक्षण के, दोनों को मिलाकर अधिगम बना है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर। 1964 में ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर। पहला स्तर क्या है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। दूसरा है अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। तीसरा है पहला देखिए क्या है? अनुकूलन, कोऑर्डिनेटिंग हो गया। दूसरा प्रशिक्षण हो गया, ट्रेनिंग हो गया। तीसरा अनुदेशन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, उपदेशात्मक, इंट्रो। तो हिंदी में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अनुकूलन हो गया, दूसरा प्रशिक्षण हो गया, तीसरा अनुदेशन हो गया, चौथा उपदेशात्मक हो गया। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, अनुकूलन हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अनुदेशन हो गया और उपदेशात्मक हो गया। ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 स्तर थे। नंबर 4 भी याद रखिएगा। एक जरूर पूछेगा कि कितने होते हैं, किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर नाम दे के पूछ लिया एक अलग दे देगा, बस हो गया। तो अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन, उपदेशात्मक याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकडॉनल्ड के द्वारा दिए गए शिक्षण के विभिन्न स्तर, इन्होंने भी 4 ही बताया है। पहला मतलब वो भी 4 वही है, ठीक है। तो पहला क्या है? देखिए, पहला दिया है पाठ्यक्रम, दूसरा दिया है अनुदेशन, तीसरा दिया है शिक्षण, चौथा दिया है अधिगम। पहला क्या है? पाठ्यक्रम, दूसरा अनुदेशन, तीसरा शिक्षण, चौथा अधिगम। इन्होंने 4 दिए, मुख्य 4 थे इनके। अनुदेशन था, पाठ्यक्रम था, अनुदेशन था, शिक्षण था, अधिगम था। शिक्षण के प्रकार, अब देखिए, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण 3 तरह के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक शिक्षण होता है, भावनात्मक शिक्षण होता है, मनोगत्यात्मक शिक्षण होता है। कॉग्निटिव बोलते हैं, अफेक्टिव बोलते हैं और साइक्लोमोटर बोलते हैं। और देखिए ये सब हम लोग पढ़ा हुआ, थोड़ा जल्दी देखेंगे। शिक्षण के स्तरों के आधार पर स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। स्मृति स्तर को मेमोरी लेवल बोलते हैं, बोध स्तर को अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं, चिंतन स्तर को रिफ्लेक्टिंग लेवल बोलते हैं। चलिए, शासन प्रणाली के आधार पर
एक तंत्रीय शिक्षण होता है, लोकतंत्रीय शिक्षण होता है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं, और लेसेस फेयर बोलते हैं। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, डायग्नोस्टिक हो गया, रेमेडियल हो गया। वर्णनात्मक शिक्षण हो गया, निदानात्मक हो गया, उपचारात्मक हो गया। शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, कार्य करना। 3 हो गया, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, कार्य करना, एक्शन हो गया। ठीक है, शैक्षिक अवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर फॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सब शैक्षिक क्या है, प्रकार में आएंगे। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन में तीनों में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या है। देखिए, अनुबंधन व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आदतों का विकास करता है, विकास किया जाता है, आदत का विकास किया जाता है। मतलब अनुबंधन में व्यवहार परिवर्तन, जो व्यवहार के परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है, आदतों का विकास किया जाता है। मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा जिससे आपके अच्छे आदत होंगे, तो आदतों का विकास किया जाता है। प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत कौशलों का विकास किया जाती है। तो देखिए, उसमें आदतों का विकास, इसमें कौशलों का विकास। प्रशिक्षण में क्या हो रहा है, प्रशिक्षण मतलब व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत, प्रशिक्षण में व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत कौशलों का विकास किया जाता है। अनुदेशन, विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन लाया जाता है। अनुदेशन में विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन लाया जाता है। तो तीनों में यही है। देखिए, अनुबंधन में क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आदतों का जो होगा उसका विकास किया जाएगा। प्रशिक्षण में कौशलों का विकास किया जाएगा। अनुदेशन में संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन लाया जाता है। अब देखिए, अनुदेशन, यह क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक निम्न स्तर है। क्रियात्मक मतलब जो क्रिया की जाएगी, क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक निम्न स्तर है। कौन, अनुबंधन। प्रशिक्षण क्या है, यह क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तर है। अब देखिए, निम्न स्तर की बात होगी तो अनुबंधन, उच्च स्तर की बात होगी तो प्रशिक्षण। तो अनुबंधन क्या होगा, यह क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक निम्न स्तर है, और प्रशिक्षण यह क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तर है। यह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अनुदेशन क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो रही है। देखिए, ज्ञान की बात हो रही है तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अब देखिए, अनुबंधन, बुद्धि का प्रकटीकरण सर्वाधिक निम्न स्तर पर होता है। जो बुद्धि का प्रकटीकरण होगा, दिखावा होती है, और जो सर्वाधिक निम्न स्तर पर होती है। और देखिए, प्रशिक्षण, ये देखिए, बुद्धि का प्रकटीकरण उच्च स्तर पर होती है। अनुदेशन में क्या होता है, उच्च स्तर में होती है। लेकिन जो प्रशिक्षण इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच में होती है किसकी, प्रशिक्षण। अब देखिए, अनुबंधन, अधिगम का स्वरूप संकेत अधिगम तक सीमित है। संकेत अधिगम तक सीमित है, किसका, अनुबंधन का। प्रशिक्षण का अधिगम का स्वरूप क्रमागत अधिगम के रूप में होता है। क्रमागत अधिगम के रूप में होता है। इसमें अधिगम का स्वरूप बहुविभेदन तथा प्रत्यक्ष अधिगम के रूप में होता है। इसमें अधिगम का स्वरूप जो होगा बहुविभेदन तथा प्रत्यक्ष अधिगम के रूप में होता है। अब देखो, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां विचारहीन स्तर पर होती हैं। किसमें, अनुबंधन में क्या होगी, शिक्षण जो परिस्थितियां होता है विचारहीन स्तर में होती है। और प्रशिक्षण में जो होती है विचारहीन, किंतु बुद्धि का प्रयोग बढ़ जाता है। मतलब पहले विचारहीन से क्या हो रहा है, बुद्धि का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अनुदेशन में जो होगा विचार युक्त होगा। शिक्षण की जो परिस्थिति होगा विचार युक्त होगी। अनुबंधन में पशु पक्षियों तथा छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है अनुबंधन का। प्रशिक्षण का पशु पक्षियों तथा विद्यार्थियों में कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। अनुदेशन में दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार, पाठ्यक्रमों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के लिए अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार मोटी मोटा तीनों अलग अलग देख लेते हैं। तो अनुबंधन, व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आदतों का विकास किया जाता है। यह क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक निम्न स्तर है। बुद्धि का प्रकटीकरण सर्वाधिक निम्न स्तर पर होता है। अधिगम का स्वरूप संकेत अधिगम तक सीमित है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियां विचारहीन स्तर पर होती हैं। पशु पक्षियों तथा छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखते हैं,
प्रशिक्षण व्यवहार में परिवर्तन के अंतर्गत कौशलों का विकास किया जाता है। यह क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तर है। यह अनुबंधन और अनुदेशन के बीच का होता है। अधिगम का स्वरूप क्रमागत अधिगम के रूप में होता है। विचारहीन किंतु बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों तथा विद्यार्थियों में कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। अनुदेशन में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन लाया जाता है। यह संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अनुदेशन बुद्धि का प्रकटीकरण उच्च स्तर पर होता है। इसमें अधिगम का स्वरूप बहुविभेदन तथा प्रत्यक्ष अधिगम के रूप में होता है। विचार युक्त होती है और दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा विद्यालयों महाविद्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के दो घटक होते हैं। संप्रेषण के दो घटक होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण होता है और शाब्दिक संप्रेषण होता है। संप्रेषण के दो घटक होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण होता है और शाब्दिक संप्रेषण होता है। और शाब्दिक में तो आपका मौखिक संप्रेषण हो गया, लिखित मौखिक, लिखित मौखिक लिखित। शाब्दिक दो तरह के होते हैं, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। और शाब्दिक तीन तरह का दिया हुआ है। तो देखते हैं, वाणी संकेत हो गया, मुख मुद्रा तथा चक्षु संपर्क हो गया, स्पर्श संपर्क हो गया।